हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड एसी क्लासेस। हम लोग क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने जहां तक पढ़ा है पिछली क्लास में, वहीं से आगे का टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके पहले हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब कैथोड रेज एंड एनोड रेज। साथ साथ में ये भी देखा, एक थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, जे थॉमसन ने, तो उसको भी देखा था। इस क्लास में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पर, कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं, इंग्लिश साइंटिस्ट है नहीं बल्कि थे। क्या नाम था उनका? जेम्स चैडविक। जे का मतलब क्या होगा? जेम्स चैडविक। ये जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने कैसे की, उसी बात पर हम लोग यहां चर्चा करेंगे। ईयर कौन सा था जब इन्होंने डिस्कवरी की? तो ईयर था आपका 1932, 1932। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। इन्होंने कैसे किया था? इन्होंने लाइटर एलिमेंट ले लिया, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम जैसा कोई भी आप लाइटर एलिमेंट ले लोगे और उसको लेकर के इन्होंने जो किया था वही करोगे तो न्यूट्रॉन आपको मिल जाएगा। इन्होंने ये किया था कि बेरिलियम एटम ले लिया और उस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराया, मतलब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया, उसकी बौछार कराया। ठीक, तो बम्बार्डमेंट करने पर एक रेस डेवलप हुई या प्रोड्यूस हुई, जो कि एक पेनिट्रेटिंग रेस थी। और उस पेनिट्रेटिंग रेस की जो है स्टडी जेम्स चैडविक ने जब किया, इन्होंने पाया कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस रेस पर कोई चार्ज नहीं है। कैसे पता लगाया होगा? ठीक उसी तरह जैसे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब यहां जो पेनिट्रेटिंग रेज निकल रही है, जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास करते हैं, तो पास करने पर ये अपने ही पाथ पर सीधा निकल जाती है। अपने पाथ पर सीधा निकल जाने से यह बात प्रूव होती है कि इस रेज पर, ये जो पेनिट्रेटिंग रेज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। यदि इस पर चार्ज होता तो ये अपने अपोजिट या अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स क्या होता है, ये डेविएट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें डेविएशन हुआ ही नहीं। ना तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में डेविएशन हुआ, ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन हुआ। तो डेविएशन ना होना ये प्रूव करता है कि जो पेनिट्रेटिंग रेज है, इस पर चार्ज कौन सा है? कोई चार्ज नहीं, इट इज न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है। और चैडविक ने बताया कि जो रेज हैं, पेनिट्रेटिंग रेज न्यूट्रल हैं। तो इस तरह से जिस पार्टिकल से मिलकर के ये बनी होती हैं, वो पार्टिकल भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल होने की वजह से उस पार्टिकल का जो नाम है वो क्या पड़ा? न्यूट्रॉन पड़ा। तो यहाँ जो न्यूट्रॉन आप वर्ड देख रहे हैं, ये एक पार्टिकल का नाम है जो न्यूट्रल होता है और ये एटम के न्यूक्लियस में होता है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। तो चैडविक ने बताया कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने के बेसिस पर इसका नाम क्या रख दिया गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसका नेम पड़ा। तो इन्होंने क्या किया था कि बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम मतलब Be, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, और एटॉमिक मास होता है 9, 4, 9। जब इस पर हम हीलियम के पार्टिकल्स को डालते हैं तो
तो यहां पर न्यूट्रॉन डिस्कवर हो जाता है। हीलियम जो है किसके इक्वल होता है? अल्फा पार्टिकल्स के इक्वल होता है। यदि हीलियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। और अल्फा पर कितना चार्ज होता है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो हीलियम है, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो हीलियम प्लस बनेगा, हीलियम 2 पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो जब इस हीलियम से इसका हम कोलिजन करा दें बेरिलियम का, तो बेरिलियम क्या करता है? इसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो कितना हो जाएगा? जब बेरिलियम हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा? ये कार्बन बन जाएगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 4 से 6। यदि आप यहां 2 को इस 4 में ऐड कर देंगे तो 4 + 2 कितना होता है? 6। तो यहां क्या लिखा होता है? एटॉमिक नंबर। तो 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है? कार्बन का। तो ये कार्बन बन जाएगा आगे, इसको आप यहां कार्बन बना सकते हैं। एटॉमिक नंबर 6 हो गया। हमने आपको बताया कि जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तब ये क्या बन गया? अल्फा पार्टिकल बन गया। अब ये अल्फा पार्टिकल इससे बॉम्बर्ड हो रहा है। जब बॉम्बर्ड होगा तो यहां से एक पेनिट्रेटिंग रेज निकलेगी, जिसमें पार्टिकल्स कौन से होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। मतलब यहां से एक न्यूट्रॉन अलग हो जाता है। जब यहां से न्यूट्रॉन अलग होता है, इसको लिखते कहते हैं 0n1। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है 0n1 से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जब यहां से 1 का मतलब एटॉमिक मास, तो इसमें से एक एटॉमिक मास तो बाहर चला गया, यहां से नहीं, यहां से बेरिलियम का एक AMU निकल गया, बचा कितना AMU? यहां 8 AMU बच गया। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये किसमें दिया होता है? AMU में। इसकी यूनिट क्या होती है? AMU होती है। तो AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो जब ये इससे टकराएगा तो ये अपना एक न्यूट्रॉन निकाल देगा, मींस इसका एक AMU मास कम हो जाएगा। कितना बचेगा? यहाँ पे 8 बचेगा। अब जब ये इससे टकराएगा तो इसका मास इसमें प्लस हो जाएगा, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ कार्बन एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हमारे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हीलियम की रिएक्शन हमने इससे कराया, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो यहां पर कार्बन बना और एक न्यूट्रॉन अलग हो गया। यही आपका न्यूट्रॉन है। इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं। खैर, जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर्स थे उसको हमने यहाँ नहीं बनाया, कोई जरूरत भी नहीं है। आपको यहाँ पर जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप ये समझें कि जो है यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी, प्रोसेस क्या होगा जब हम अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट जो है बेरिलियम के एटम पर कराएंगे, तो वो प्रोसेस यहां पर लिखा गया। ओके, अच्छा, अब यहां पर हमने लिखा है कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है। ये 1 जो है ये राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। इसका जो न्यूट्रॉन का जो एग्जैक्ट मास है, जो इसकी एग्जैक्ट मास की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0n1 ये होता है 1.00866 ये होता है, ठीक ना। मास को हमें दिखाना है तो मास को दिखाने का तरीका थोड़ा इस तरह होता है mm। ये मैग्नीज नहीं है, ध्यान रखिए, ये मैग्नीज नहीं है, थोड़ा हमने n और नीचे कर दिया। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो मास है ये लगभग यानी ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है। यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 1.00, आप उसको भी 1.008 लिखते हैं, लिखा हुआ मिल भी जाएगा, बट वो राउंड ऑफ करके लिखा जाता है, ठीक है। ये होता है 1.00797, ये इसका एग्जैक्ट होता है। किसमें होता है? AMU में होता है। आप इसको ग्राम में चेंज करेंगे दूसरी यूनिट आ जाएगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, डेटा बदल जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिर्फ AMU लिखा, इसको आप दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना, बस समझना ये है कि न्यूट्रॉन का मास इतना होता है,
हाइड्रोजन का इतना होता है तो आप देखेंगे दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जो न्यूट्रॉन का मास होता है वही हाइड्रोजन का मास होता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि जेम्स चैडविक ने ये बताया कि हम यहां पर लाइटर एलिमेंट्स लेते हैं, उसका एटम लेते हैं और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं, ठीक है ना। लाइटर एलिमेंट्स लेकर के, लाइटर एलिमेंट्स के एटम को लेकर के उसकी हम डिस्कवरी करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि लाइटर एलिमेंट्स ही क्यों, हैवियर एलिमेंट क्यों नहीं? क्या हैवियर एलिमेंट में उसके एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता? ऐसा क्यों करते हैं कि हम हैवियर एलिमेंट्स नहीं लेते? तो चैडविक ने कहा ऐसी बात नहीं है कि आप जो है हैवियर एलिमेंट नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बट वहां पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी डिफिकल्ट होगी और लाइटर एलिमेंट्स में आसानी से आपको पेनिट्रेटिंग रेज मिल जाएगी जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं। मींस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है आसान है लाइटर एलिमेंट्स के लिए जिसका एटॉमिक मास कम होता है। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि जब एटम का न्यूक्लियस हैवी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एटम है उसका सारा का सारा मास कहाँ होता है? उसके न्यूक्लियस में होता है। एटम का जो मास है उसके न्यूक्लियस में होगा। तो एटम का एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होने की वजह से वो एटम कैसा हो जाता है या वो एलिमेंट कैसा हो जाता है? रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम उसको कहते हैं जो सेल्फ अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज को क्या करता है? एमिट करता है। जो एलिमेंट अपने अंदर से, मान लो ये एलिमेंट है, ई से हमने इसको दिखा दिया, तो ये एलिमेंट अल्फा बीटा एंड गामा रेज अपने अंदर से सेल्फ रेडिएट करता है, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बात समझ गए आपको? तो ये सेल्फ रेडिएट करेगा, इसलिए इसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन और कि ये एलिमेंट जो है अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज को सेल्फ रेडिएट कैसे कर पाता है? क्योंकि इस रेडिएशन के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब इसको एनर्जी कहीं से मिलती है। यदि इसको एनर्जी मिलती है तभी ये रेडिएशन कर पाता है, अदरवाइज रेडिएशन नहीं कर पाता, ठीक है। तो जब हम इसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो हम पाएंगे कि इस एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव है, इस एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो करता क्या है कि उसके अंदर का जो प्रोटॉन होगा एंड उसके अंदर का जो न्यूट्रॉन होगा, उन दोनों में इंटर कन्वर्जन चलता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर वगैरह आप समझ पाएंगे, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। जिस न्यूक्लियस में दोनों है, न्यूक्लियस कैसा है? अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है कि ये न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इंटर कन्वर्जन इस तरीके से चलता रहता है और जब ये इंटर कन्वर्जन इस तरीके से चलता रहेगा तो आप देखेंगे, आप देखेंगे कि अभी जो है ये न्यूट्रॉन जो है, अभी आपको न्यूट्रॉन दिख रहा है, कुछ देर के बाद ये प्रोटॉन बन जाता है और ये प्रोटॉन कुछ देर के बाद न्यूट्रॉन बन जाता है, ठीक है। तो इसी न्यूट्रॉन को प्रोटॉन इंटर कन्वर्जन में यहां कुछ मास जो कि बहुत कम होता है वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इसी एनर्जी को यूज करके ये एलिमेंट क्या करता है? अल्फा बीटा गामा रेज रेडिएट करता है। हमने अभी कहा था कि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस रेडिएशन के लिए। तो हमारे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि इस रेडिएशन के लिए इस एलिमेंट को एनर्जी कहां से मिल रही है? उसके न्यूक्लियस से ही मिल रही है। उसमें न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है, कौन सा? प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इंटर कन्वर्जन। इसी इंटर कन्वर्जन के चलते आपने देखा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है
तो यहाँ यदि आप न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करना चाहेंगे तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन अभी जो आपको न्यूट्रॉन दिख रहा है कुछ देर के बाद वो एक प्रोटॉन बन जाएगा। तो इस कन्वर्जन के कारण न्यूट्रॉन आपको आसानी से कई बार नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस यदि हैवी होगा तो एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और यदि रेडियो एक्टिव होगा तो उसके अंदर इतनी सारी बातें होंगी। इस वजह से चैडविक का मानना यह है कि यदि आप हैवी न्यूक्लियस वाले एटम को लेकर के न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे तो आसानी से आप न्यूट्रॉन को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसकी डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने से कितनी सारी बातें हैं हमने वो सभी आपको बताया। दैट्स रीजन, ठीक है, यही रीजन है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में स्टूडेंट्स इतना ही मैटर था इसमें, आप लोग इसको पढ़िए समझिए। तो आज की क्लास में इतना। जय भारत, जय भारत।